ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा कि जब अपन अपने आप को फोर्स करते हैं ना कि ये करना ही करना है तो हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेट उठा था और मुझे लगा कि मैं पोस्टिंग आज भी जा नहीं पाऊंगा, तो मैं जाने नहीं वाला। तो मैंने 2 कॉल किए दोस्त को, दोस्त ने कॉल नहीं उठाया। तो अभी मुझे कॉल बैक आया दोस्त का और दोस्त बोल रहा था कि मैं वो लोग ओटी में, और मैंने मतलब अब तक काफ़ी कम ओटीज़ अटेंड कर पाए हम, क्योंकि हमको कभी करना ही नहीं मिला। तो अभी हम फटाक से रेडी होते हैं, फटाक से जाते। शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, बस बोलना था मेरे को। दोस्त मतलब विपुल ने कॉल किया था। चलो निकलते जल्दी। हमारा हॉस्पिटल, आई नो मैं काफ़ी रैंडम क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी सिनेमैटिक ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। सिनेमैटिक नहीं होती लाइफ, ऐसी ही लाइफ है भाई सबकी, ऐसी भागा दौड़ी में जी रहे, तो कहाँ सिनेमैटिक से ऐड करूँ मैं। तो इधर है ओटी। तो बात ऐसी है, अपने को आने को थोड़ा सा लेट हो गया। तो जो ऑपरेशन था, जो केस थी इंसिजनल हर्निया की, वो हो चुकी है। तो इन लोग ने तो देख लिया, इनको तो मज़ा आ गया बोल रहे तो अपन अभी सेमिनार रूम जाएंगे, वहाँ पे वो अपने प्रोफेसर जो है एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे किया। तो अभी सेमिनार रूम जाते हैं, नेक्स्ट टाइम उठे आएंगे, जल्दी उठेंगे नेक्स्ट टाइम। देखो ऐसा है गाइस कि हम जा रहे थे सेमिनार रूम, तो हमको एक सीनियर सर ने यानी JR ने, JR23 ने उन्हें रोक लिया और बोला कि आपके जो यूनिट हेड है उन्होंने आपको बुलाया है। तो अभी हम वापस उनकी तरफ OPD में जा रहे हैं। हम उधर भी जा रहे थे क्योंकि हमारी वो सर से बात हुई थी कि वो थायराइड सिखाने वाले थे। अभी हम यहाँ पर जाके पता नहीं क्या देखेंगे, OPD में बुलाया, इतने सारे पेशेंट्स आ रहे। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ अटेंडेंस लेके डिपार्टमेंट, और अब ऐसा सीन है कि भाई इतना लेट हो चुका है, इस अभी 1:30 बज रहे हैं, मतलब 11:30 से 1:30 बजे तक उन्होंने हमको थायराइड सिखाया, और इतना सिखाया, इतना सिखाया, इतना सिखाया कि मतलब पूरा का पूरा सिखा दिया। अभी रूम पे जाके पूरा मैरो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और इतना स्ट्रिक्ट थे सर, मतलब क्वेश्चन सीधा पूछ ही रहे थे, हमसे ही पूछ रहे थे कि तुम ही बताओ ये क्या है वो क्या है। शुरू शुरू में तो ठीक था, बट बात में तो भाई इतनी लगी है ना, इतनी लगी है, 1:30 बज गए। अभी वापस जाते हैं हॉस्टल पे। वहाँ पे मेरा एक जूनियर डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले को चिल्लर पैसे दे रहा है, और वो उसका स्नैप निकाल रहा है, और मैं उसका स्नैप निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं वो गाने डाउनलोड कर सकूँ जो मुझे पिछले वाले व्लॉग में एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है। वो एडिट कर रहा हूँ 1 घंटे से। मतलब पढ़ाई तो रही गई आज की, व्लॉग भी डालना बाकी है, और यहाँ पे मैं नेट की क्या बोलते हैं, नेट की तलाश में यहाँ पे खड़ा हूँ। कॉलेज का रेट पाइप एरिया, जहाँ पे हम एक दूसरे से वार्तालाप करने आते हैं। और ये है मेरी मैडम जी, मेरे से 3 साल सीनियर मैम है। इनका कॉल आ गया जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कि कलराज मैं कैंपस आ चुकी हूँ। मैम पिछले साल कैंपस छोड़ के चली गई थी, पिछले साल 2 साल पहले कैंपस छोड़ के चली गई थी। अब मैम सिर्फ मुझे मिलने आती है ताकि मैं पढूं और आगे बढ़ूं ज़िंदगी में। तो मैम को ऑल द बेस्ट विशेष दीजिए सबको, आप उनको विशेष दीजिए कि आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और अब तक मैंने सुबह से थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की, इसलिए अभी मन तो नहीं कर रहा है और पढ़ने का। अभी सीधा मन कर रहा था कि जिम चला जाऊँ, बट जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पढ़ना, तो अपन पहले एटलीस्ट 2 लेक्चर्स देख के जाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। 2 लेक्चर्स यानी कि 7 बजे तक पढ़ूंगा। अभी तो मैं वेरिकोज वेन्स पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मुझे थायराइड पढ़ना है, क्योंकि आज थायराइड पढ़ाया था सर ने, तो कल उस पर क्वेश्चन पूछेंगे सर फिर से, तो फिर से अपने को चुप नहीं बैठना है। तो इसके बाद थायराइड पढ़ेंगे और फिर जिम चले जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या है। वैसे तो आज बहुत कुछ हो रहा है, बट पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। और पता नहीं क्यों जब भी मैं ऐसा मतलब कोशिश करता हूँ ना, फोर्स करता हूँ अपने आप को, तो हो जाती है पढ़ाई। तो ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा कि जब अपन अपने आप को फोर्स करते हैं ना कि ये करना ही करना है, तो हो जाता है। पर जब अपन ऐसा सोचते हैं कि नहीं ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। ये आदत हम सबको लग चुकी है, मुझे लगता है कि अपने में से मतलब जो भी 90% लोग हैं, जो अपन जेनजी नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, खुद को मानता नहीं जेनजी, बट प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग चुकी है, ऐसे स्लो हो चुके हैं थोड़े से कि अपन सब कर तो सकते हैं बट करते नहीं है। तो पढ़ते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको
वर्चहाउस ट्रायड कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है स्टेसिस, सेकंड आता है हाइपर कोएबिलिटी और थर्ड आता है एंडोथेलियल इंजरी। इसके दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सेकंड होता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक लिम्ब। कौन सी साइंस होती है जिस वजह से अपन DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस गेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट होती है मोजेस साइन और सेकंड होती है होमन साइन। मोजेस साइन में क्या होता है, जब भी अपन काफ मसल्स को स्क्वीज करते हैं तो पेन फील होता है, इसे कहते हैं मोजेस साइन। और डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट करते वक्त अगर अपने को रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो उसे कहते हैं होमन साइन। तो अगर आप नीट एस्पायरेंट हो और आपको डॉर्सिफ्लेक्शन पता नहीं तो आप ChatGPT कर सकते हैं, और अगर आप MBBS स्टूडेंट हो तो आपको तो समझ ही गया होगा। और अभी अपन देखेंगे जो दो कंडीशंस है जो सिमिलर होती है या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस में होती है, जिसमें फर्स्ट आती है फ्लेगमेल्शिया सेरुलिया डोलेंस, जिसमें पेनफुली ब्लू लिम्स हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि मेजर एक्सियल वेन्स में और उनके साथ साथ कोलेटरल्स में भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसे वेनस गिंग्रीन कहते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है फ्लेगमेल्शिया अल्बा डोलेंस, इसमें मिल्क लेग हो जाते हैं, यानी कि लेग वाइट कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू मेजर थ्रोम्बोसिस ऑफ मेजर एक्सियल वेन्स होता है। तो यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों में? तो सेरुलिया डोलेंस में मेजर एक्सियल वेन्स और कोलेटरल्स में भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है, बट अल्बा डोलेंस में सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्सियल वेन्स में ही होता है। तो अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इसका मैनेजमेंट किया जाता है एंटीकोएगुलेंट्स देके, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है कि प्रोपेगेशन ऑफ क्लॉट रोकना है, यानी कि क्लॉट जो है वो एक जगह से और कहीं मूव ना हो। तो सबसे पहले 5 दिन हम देते हैं लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन और वारफेरिन। और ये दोनों साथ में क्यों देते हैं? क्योंकि इनिशियली जो वारफेरिन होता है वो प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट इंड्यूस कर देता है, इसलिए पहले 5 दिन लो मोलिकुलर वेट के साथ वारफेरिन दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ वारफेरिन दिया जाता है। फिर मैं गया जिम साइज 7 बजे। जितना वेट मैं उठा रहा हूँ उस हिसाब से गाना कुछ सही नहीं लग रहा है। रुको मैं वाइब सेट करता हूँ। जिम से हॉस्टल जाके मैंने खाई मस्त भुर्जी और 5 रोटियां और फिर मैं बैठ गया थायराइड पढ़ने। थायराइड पढ़ने की शुरुआत हमने की थायराइड की एनाटॉमी से। तो भाई लोग, जो फर्स्ट ईयर में अपन एनाटॉमी सीखते हैं वो अगर अपन ने अच्छे से नहीं पढ़ाई की हो तो अपने को फाइनल ईयर में आके फिर से पढ़ना पड़ता है। तो अगर फाइनल में आके फिर से पढ़ना ना हो तो फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लिया करो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन ने देखा ब्लड एंड नर्व सप्लाई, जिसमें आती है सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, और जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक में से आती है, सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये दोनों साइड से होती है, राइट एंड लेफ्ट, और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के पास। ठीक है, उसके पास अपन आगे बढ़ते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में होता है सुपीरियर थायराइड वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन। इन्फीरियर थायराइड वेन लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से आती है, और सिर्फ 30% लोगों में मिडल थायराइड वेन होती है, और इसका मैं आगे बताने वाला हूँ, बट अभी बोल देता हूँ कि मिडल थायराइड वेन सबसे पहले लाइगेट करना होता है अगर थायराइडेक्टमी कर रहे हो तो। इसके बाद आता है कि बेरीज लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है थायराइड। तो थायराइड क्यों जुड़ा हुआ होता है ट्रकिया से? बेरीज लिगामेंट से। कैसे बनता है बेरीज लिगामेंट? कंडेंसेशन ऑफ प्रीट्रकियल फिशिया। देखो, नॉर्मली तो थायराइड ग्लैंड बाहर से पल्पेबल नहीं होती है, पर अगर थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाए या फिर नोडुलरिटी हो जाए तो फिर 3 मेथड से अपन चेक कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जिसकी फर्स्ट मेथड होती है पीजिलो मेथड, सेकंड मेथड होती है लाहिज मेथड और थर्ड मेथड होती है क्राइल्स मेथड।
अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि थायराइडोटॉमी कब की जाती है, कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इंडिकेशंस जो है वो है नियोप्लेजिया या फिर एफएनएसी में पॉजिटिव आ जाना, थायराइड स्कोर जो होता है, ट्राइड स्कोर जो होता है थायराइड का वो 3 to 5 के बीच में आना, या फिर प्रेशर सिम्टम्स देखना, या फिर टॉक्सिक एडिनोमा हो जाना, या फिर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पाल्सी हो जाना। अब जो 4 टाइप्स है थायराइडोटॉमी के वो है हेमीथायराइडोटॉमी, सेकंड है टोटल थायराइडोटॉमी, और थर्ड फोर्थ है नियर टोटल थायराइडोटॉमी और सब टोटल थायराइडोटॉमी। जो थर्ड और फोर्थ है वो अभी करना बंद कर दिए हैं, फिर भी अपने को याद रखना पड़ता है। फर्स्ट में क्या है कि पूरा लोब और इस्थमस निकाल देते हैं, सेकंड में पूरी की पूरी दोनों लोब्स और इस्थमस निकाल देते हैं, और थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है। थर्ड में 4 to 8 ग्राम ऑफ ग्लैंड ऑन बोथ साइड छोड़ देते हैं, और नियर टोटल में थोड़ा सा छोड़ देते हैं एक ही लोब का। तो ये हो गए थायराइडोटॉमी के टाइप्स। अब हम देखेंगे प्रोसीजर जो होती है 7 पार्ट्स में की जाती है। सबसे पहले तो उनको रोज या फिर बार्किंग डॉग पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले करते हैं कॉलर इंसिजन, जो कि सुप्रास्टर्नल नॉच के 2 फिंगर ब्रेथ के ऊपर दिया जाता है। फिर देता है सबप्लैटिस्मल टनल बनाया जाता है, फिर स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रैप मसल्स किया जाता है, फिर लाइगेशन ऑफ वेसल्स किया जाता है, फिर लोकलाइजेशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड किया जाता है क्योंकि उसको नहीं काटना है ना, फिर रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड किया जाता है और इंसिजन को क्लोज कर दिया जाता है।